हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि रहेगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारा अकाउंटिंग रेशियोज वाला चैप्टर बच्चा फिनिश हो चुका था। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एज यू नो, ये भी एक हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट होती है। जैसे हमने अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी वाले चैप्टर में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हमारी बनाई जाती है जब हम अपनी सारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अभी हम जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में अपने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्टली हम मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स देखेंगे जो हम आज पढ़ने वाले हैं। देन हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे क्लासीफाई करते हैं एक्टिविटीज़ को, उनको देखेंगे। देन कुछ एक दो आइटम्स होती है जिसका एक अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर वो कंफ्यूज कर देती है, तो उन आइटम्स को हम पढ़ेंगे अलग से। और देन जो तीनों तरीके की एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनांसिंग एक्टिविटीज़, हम उन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना मीनिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी जो बनाती है आपकी, वो आपकी कैसे बनाती है बच्चा, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली हमारी बनती है। जो भी उसके अंदर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है, जिस भी तरीके से, जैसे हमने देखा था ना, वर्टिकल फॉर्मेट था हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो हमारी बैलेंस शीट थी और जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है जो हमने सीखा था। तो जिस भी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी उसके अंदर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है, तो उसी तरीके से ये बनाई जाती है। तो बेसिकली ये कहाँ पे प्रिस्क्राइब हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बच्चा। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट हमारी स्टेटमेंट रहती है, बिकॉज ये हमें बताती है कि हमारी कंपनी में जो कैश फ्लो है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है। ये सिर्फ कैश एक्टिविटी को देखेगी हमारा, भाई हमने कौन सी एक्टिविटी पे कैश खर्च किया है या फिर कौन सी एक्टिविटी से हमने कैश को अर्न किया है। इस तरीके से ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी मेजरमेंट कर देती है। और अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हम आगे पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग, उन तीनों एक्टिविटीज़ में कितना खर्च किया, कितना वहाँ से आया, लास्ट में क्या आपके पास नेट कैश फ्लो बच गया, तो इस तरीके से ये बनाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, then accounting standards are notified under section 133 of the companies act wide accounting standards rule 2006 and are mandatory in nature। मतलब कहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बच्चा 133 सेक्शन में दिए हुए हैं, उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहता है बच्चा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। देखिए, कंपनीज एक्ट ऑल्सो स्पेसिफाइज दैट इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट फॉलोड, अगर आपने नहीं फॉलो किया, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नॉट बी ट्रू एंड फेयर विच इज़ ए क्वालिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। भाई अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं प्रिपेयर की, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगी एक फेयर तरीके से, जो कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को मानते हैं। भाई एक फेयर, जस्ट एंड फेयर तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, जो कि यूजर्स को फिर हेल्पफुल रहती है डिसीजन लेने में। अगर आपने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, तो बेसिकली उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, देन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 240 एंड इंक्लूड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा स्टैंडर्ड है बच्चा हमारा, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ डिफाइन कर रखी है, सेक्शन 240 के अंदर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी एक दो बार शायद पूछा गया है। अब देख लेते हैं बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। वैसे तो बिल्कुल ही ईजी है, देखो आपको नाम से भी क्लियर होना चाहिए। कैश फ्लो, कैश कैसे फ्लो हो रहा है उसकी हम स्टेटमेंट बनाएंगे। कैश फ्लो कैसे होएगा, या तो कैश का इनफ्लो होएगा या कैश का आउटफ्लो होएगा, या तो कैश आएगा या कैश जाएगा। कैश इनफ्लो का मतलब कैश का आना कंपनी के पास, कैश आउटफ्लो मतलब कैश का जाना। तो बेसिकली इसकी एक स्टेटमेंट बनेगी और वो आपको बताएगी कंपनी की कैश पोजीशन बेसिकली। ठीक है, या फिर लिक्विडिटी पोजीशन हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल चेंजेस। अब
कि हिस्टोरिकल चेंजेस क्यों वर्ड यूज़ किया गया बच्चा, ऑब्वियसली बात है, जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे वो कहाँ बनाओगे, एक हमारा जो ईयर हमारा जा चुका है 2023 टू 4 या फिर 24 टू 5, उसके लिए ही बनाएंगे। तो उसमें जो चेंजेस हुए होंगे, उस साल जो हमने चेंजेस आए होंगे, उन्हीं की स्टेटमेंट ये बनने वाली है। कोई फ्यूचर स्टेटमेंट तो बनने नहीं वाली है, फ्यूचर के लिए तो हम कैश बजट बनाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाएगी बच्चा, हिस्टोरिकल चेंजेस दिखाएगी इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मीन्स कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या चेंज आया है। कैश तो आपको पता ही है क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट्स हम देखेंगे कि क्या होता है आगे अभी, ठीक है। अभी बस आप ध्यान रखिएगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में चेंजेस ये आपको दिखाती है ऑफ एन एंटरप्राइज बाय क्लासिफाइंग कैश फ्लोज इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग एक्टिविटीज़। मतलब एक कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 कैटेगरी में अपनी एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देती है, दैट इज़ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग, और फिर उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं कैश में और कैश इक्विवेलेंट्स में, ये हमें बताती है। डन। तो यहीं पे ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम कितनी एक्टिविटीज़ क्लासीफाई करते हैं बच्चा, 3 एक्टिविटीज़, तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग। देखिए सेकंड वन है, एन एंटरप्राइज शुड प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड शुड प्रेजेंट इट फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमें बनानी चाहिए, हर एक कंपनी को बनानी चाहिए। ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देती है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे ज़रूरी है, उसी तरीके से ये वाली कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ज़रूरी है। A cash flow statement shows inflows and outflow of cash and cash equivalents from various activities. टोटल नेट का कैश फ्लो बता दे, ठीक है। वो नेट कैश फ्लो कब आएगा, जब आपने इनफ्लो देखा होगा और आउटफ्लो देखा होगा। मैं कह रही हूँ मेरे पास 10,000 रुपये आए, फिर मेरे पास थोड़े दिन बाद 20,000 रुपये आए, फिर थोड़े दिन बाद 20,000 आए, टोटल कितने आ गए, 50,000 आ गए, ठीक है। मेरे पास टोटल गए कितने थे आज तक, 3-4 बारी करके 40,000। अब नेट मेरे पास क्या बच गया, 10,000 रुपये। तो हम क्या कहेंगे भी 10,000 रुपये का इनफ्लो है। तो नेट आपको ये इनफ्लो और आउटफ्लो बता देती है कैश में और कैश इक्विवेलेंट्स में। एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई दी है उन तीनों एक्टिविटीज़ से, ठीक है। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताएगी, हिस्टोरिकल चेंजेस बताएगी जो हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में आए हैं, कहाँ से, उन 3 एक्टिविटीज से, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग। डन। अब देख लेते हैं बच्चा हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है। बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज, दैट इज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड अंडर वेरियस हेड्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग। वही मैंने आपको बताया, यही इसकी बेसिकली मीनिंग था, वही इसका ऑब्जेक्टिव है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव सर्व करेगी बच्चा, वो आपको ही बता देगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भैया आपको इतना कैश मिला है या फिर इतना कैश गया है, इन्वेस्टिंग से हमें इतना कैश मिला है, फिनांसिंग से हमें इतना कैश मिला है, इतना गया है। भाई नेट पोजीशन हमारी ये है, टोटल तीनों एक्टिविटीज से हमारे पास 2 लाख रुपए आए हैं या फिर टोटल एक्टिविटीज से हमारे पास 3 लाख रुपए गए हैं। तो वो आपको क्या बता देगी, इन तीनों एक्टिविटीज से आपको क्या कैश इनफ्लो आ रहा है, क्या कैश आउटफ्लो हमारा जा रहा है। तो वो कहाँ से पता चलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है। इट प्रोवाइड्स यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द बेसिस टू असेस द एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड द नीड्स ऑफ दोज ऑफ द एंटरप्राइज टू यूटिलाइज दोज कैश फ्लोज। बेसिकली जब वो कैश फ्लो बताएगी तो हम उसको किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, उस चीज़ के लिए वो यूज़र्स को बेटर इन्फॉर्मेशन दे पाएगी। देखिए, इट प्रोवाइड्स यूज़र्स, ठीक है, यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन देगी विद द बेसिस टू असेस द एबिलिटी, कंपनी की एबिलिटी देखने के लिए, टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड द नीड्स ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है। वो कंपनी की एबिलिटी है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को जनरेट करने के लिए उन एक्टिविटी से, और फिर वो उसको कैसे यूटिलाइज करती है, इस तरीके से वो यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन दे देगी। और इन्फॉर्मेशन फिर जो यूज़र्स है फिर उसके बेस पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के अपनी वो देते हैं ना, बैलेंस शीट को देख के, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को देख के डिसीजन ले सकते हैं। उसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश फ्लो पोजीशन वगैरह देख के यूजर्स अपने डिसीजन को ले सकते हैं। क्लियर है बच्चा? डन। तो ये थे बच्चा हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली आप क्या बताती है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो डिफरेंट एक्टिविटीज से, और फिर उसके बेस पे यूजर्स आपके डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। देन अब आते हैं हम इसके बेनिफिट्स पे।
कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है। देखिए, ए कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट अनेबल्स यूजर्स to evaluate changes in net assets of an enterprise, its financial structure, including its liquidity and solvency, and its ability to affect the amounts and timings of cash flows in order to adapt टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज एंड अपॉर्चुनिटी। बेसिकली बच्चा कैश फ्लो स्टेटमेंट ने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी भाई क्या हमारा कैश इनफ्लो है, क्या हमारा कैश आउटफ्लो है, कितना किस एक्टिविटी से, कितना ऑपरेटिंग से है, कितना इन्वेस्टिंग से है, कितना हमारा फिनांसिंग एक्टिविटी से है। जब उसने आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी तो आप देख सकते हैं ना कि हमारी नेट एसेट्स में क्या चेंज आया, हमारा फिनेंशियल स्ट्रक्चर क्या चेंज आया। आप अपनी बैलेंस शीट प्लस हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्लस आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन तीनों फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब आपने स्टडी करा, उन दोनों को भी यूज़ करा। बैलेंस शीट ने आपको क्या बताई थी, आपकी पोजीशन बता दी थी, फिनेंशियल पोजीशन, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ने हमें क्या बता दिया था, आपकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस बता दी थी। यहाँ से आप इस तरीके से सारी चीज़ों को लेके साथ में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी इंक्लूड कर देंगे उसके अंदर, तो ये आपको सारे चेंजेस बता देगी। आप उन सारे चेंजेस को एवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर देख सकते हैं कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, सॉल्वेंसी कैसी है, एंड इट्स एबिलिटी टू अफेक्ट द अमाउंट। साथ में देख सकते हैं कब आउटफ्लो आ रहा है, कब कैश इनफ्लो जा रहा है, सॉरी कब इनफ्लो आ रहा है, कब आउटफ्लो जा रहा है, और उसके बेस पे भाई कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो आने वाली अगर कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर कोई थ्रेट आ रही है तो आप उसके अकॉर्डिंगली खुद को सेटल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा इतना कैश इनफ्लो, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा कैश इनफ्लो बहुत कम हो रहा है, हमें उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको पता चल गया, अब आपको क्या करना है, उस चीज़ पे अपना काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है, तो ताकि फ्यूचर में वो चीज़ हमें ना इफेक्ट करे, हमारी फिनेंशियल पोजीशन, हमारे स्ट्रक्चर वगैरह को ना इफेक्ट करे। डन। तो बेसिकली ये यूज़र्स को यही बता देती है कि आप चेंजेस देखिए, ठीक है, फिनेंशियल स्ट्रक्चर वगैरह में क्या है, और अगर ज़रूरत पड़ रही है, आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाह रहे हैं या फिर ऐसी कोई थ्रेट मिल रही है, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ रही है जहाँ पे आपको अपने उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप उसको टाइमली इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। देन सेकेंड है बच्चा, कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल इन असेसिंग द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बेसिकली वो करता ही है, हमने देख ही रहे हैं। एंड एनेबल्स यूजर टू डेवलप मॉडल्स टू असेस एंड कंपेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेज। मीन्स फ्यूचर, भाई हमारा इतना कैश इनफ्लो आ रहा है, इतना कैश आउटफ्लो आ रहा है, हम उसके बेसिकली थोड़ा सा फ्यूचर में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, भाई नेक्स्ट ईयर में मेरे पास इतना कैश इनफ्लो आएगा और इतना कैश आउटफ्लो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मीन्स जो फ्यूचर का पैसा है आज के टाइम पे उसकी क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरी कंपनी के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो वही चीज़ ये बता रहा है कि कंपेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेज। अपनी भी निकाल ली और साथ ही साथ अगर दूसरी कंपनीज की भी हमारे पास अवेलेबल है तो हम उनकी निकाल के अपना कंपैरिजन कर सकते हैं और देख सकते हैं हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप वो कर सकते हैं। डन। द नेक्स्ट है बच्चों, इट ऑल्सो इन्हेंसेस द कंपेरेबिलिटी ऑफ द reporting of operating performance by different enterprise because it eliminates the effect of using different accounting treatments for the same transaction and events। बेसिकली अगर हर एक चीज़ को अलग अलग ट्रीट करने का अलग अलग मेथड्स है तो ये उसको एलिमिनेट कर देती है, बिकॉज ये सिर्फ देखेगी कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, ठीक है। जब आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो मेन रिवेन्यू जनरेटिंग हमारी होती है, जहाँ से हमें पैसा अर्न हो रहा है, जो बिजनेस काम कर रही है, बेसिकली अगर वो टॉयज़ बना रही है या वो कपड़े बना रही है तो वो जो उसका मेन काम क्या है, कपड़े बनाना, ठीक है, उसको परचेज सेल करना, तो वो उसका काम है। टॉयज़ बनाना उसका काम है, उसको सेल करना उसका काम है। तो मेन उसकी जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है बच्चा, वहाँ से उसको कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, आपको ये पता चल रहा है। तो ये जो डिफरेंट हम पॉलिसीज़ वगैरह का अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको एलिमिनेट करके आपको एक पोजीशन बता देती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम अपनी पोजीशन को और कोई जो दूसरी कंपनीज है उसकी दोनों कैश फ्लो पोजीशन को हम कंपेयर कर सकते हैं, और जिससे आपको एक यूज़फुल सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और आप उसके बेस पे अपने डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ पे ये बेनिफिट रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है बच्चा, इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग इट्स कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो कीपिंग इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन। बेसिकली सिंपल सी बात है, वो आपको बैलेंस करने में हेल्प करती है। आप टोटल अपना कैश पोजीशन लास्ट में देख सकते हैं और फिर उसके बेस पे डिसीजन ले सकते हैं।
Then it is helpful in checking the accuracy of past assessments of future cash flows and in examine the relationship between profitability and net cash flow and impact of changing प्राइस। वही वाली चीज़ है बच्चा, जब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना ली, इनफ्लो पता चल गया, आउटफ्लो पता चल गया, आप उसको कंपेयर कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज की, भाई फ्यूचर में इतना आने वाला आपने प्रिडिक्ट कर लिया और उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली, दूसरी हमने किसी कंपनी के साथ उसको कंपेयर कर लिया या फिर अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर लिया। तो जब ये सारी चीज़ें रहेंगी, आपको मिल रही हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से यूजफुल इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो आपको एक्यूरेसी भी बताएगा। देखिए, हेल्प्स इन चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ पास्ट असेसमेंट्स ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, जो फ्यूचर में कैश आने वाला है, जो फ्यूचर में आपने प्रिडिक्ट कर लिया भाई ये इतना कैश फ्लो पोजीशन हमारी आ सकती है, और जब इन फ्यूचर में वो आएगी तो आप असेस कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, भाई हमने जो असेसमेंट किया था क्या ये सही निकला या नहीं निकला, इस तरीके से। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं, नेट कैश फ्लो देख सकते हैं कितना आया, तीनों एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फिनांसिंग, लास्ट में क्या निकलेगा, नेट ही तो निकलेगा ना तीनों का, या इनफ्लो रहेगा या आउटफ्लो रहेगा, ओवरऑल एक कंपनी का कैश इनफ्लो या आउटफ्लो क्या रहा वो वहां से पता चल जाएगा। और साथ ही साथ मैं कह रही हूँ लास्ट ईयर मेरे ये प्राइजेस थे, इस साल मेरे ये प्राइजेस है, उनसे हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ा। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने सेल्स प्राइस बढ़ा दिया तो इस बार आपकी सेल्स ज़्यादा हुई है तो आपका कैश इनफ्लो ज़्यादा होगा। इस चेंज प्राइस करने से टोटल कैश फ्लो पोजिशन पर क्या फ़र्क पड़ा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चा बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों बता देती है। नेट कैश हमारा फ्लो क्या रहा, कैश का क्या फ्लो रहा, बेसिकली लास्ट में यही निकलेगा, कितनी एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग से, फिनांसिंग से, कितना किससे रहा, ये लास्ट में क्या पोजीशन आई, जिसके बेस पे आप फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बेस पे आप और डिसीजन ले सकते हैं कि अगर हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को और बढ़ाएंगे, अगर हम सेल्स प्राइस बढ़ाएंगे, अगर हम कॉस्ट को थोड़ा कम करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हमारा ज़्यादा कैश इनफ्लो होगा। तो इस तरीके से अलग अलग डिसीजन हम ले सकते हैं। क्लियर है बच्चा? तो बेसिकली मेन यही रहा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ने हमें पोजीशन बता दी अपनी कैश फ्लो, और उसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट बच्चा हम अपना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है। बेसिकली ये आपका यूज़ रहेगा। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बता देगी, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या चेंजेस आए हैं उन अलग अलग एक्टिविटी से। एट लास्ट कैश में क्या चेंज आया है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, कैश जो बेसिकली आपके हाथ में है, जो पैसा हमारे पास रहेगा, जो नोट्स हमारे पास रहेंगे, जो कॉइन्स हमारे पास रहेंगे, ठीक है, एक तो कैश इन हैंड जो हमके हाथ में पैसा है, ठीक है, या फिर आपने अपने सेविंग अकाउंट्स वगैरह में रखा हुआ है, ठीक है, या फिर डिमांड डिपॉजिट्स जो हमारी बैंक के साथ आते हैं। मीन्स आपने कभी भी बैंक से डिमांड करा वो ऑन डिमांड आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें टाइम लगेगा। आज आप बैंक गए और वो आपका पैसा निकल जाएगा, तो वो कैश की फॉर्म में हुआ बेसिकली। भैया आपको कोई टाइम नहीं लगा उसको निकालने में, कोई मैच्योरिटी पीरियड वगैरह नहीं थे उसके अंदर कि वो 4 साल बाद ही निकलेगा, 5 साल बाद ही निकलेगा, ऐसी कोई लॉक इन पीरियड नहीं था, ठीक है। तो कैश क्या होएगा बच्चा, कैश इन हैंड हुआ, और साथ ही साथ डिमांड डिपॉजिट्स हो गया। अभी जब भी आपने बैंक से अपनी डिपॉजिट्स को डिमांड किया, जो भी आपने वहाँ डिपॉजिट कर रखा था वो आपको मिल गया, ठीक है। तो कैश के अंदर आ जाएगा कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, डन। और अब कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, बेसिकली इक्विवेलेंट्स देखिए वर्ड से ही आ रहा है इक्विवेलेंट्स, जो कैश के ही बराबर हो बेसिकली। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आप फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उनको काउंट करते हैं बच्चा कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर, ठीक है, जो ऑलमोस्ट कैश के ही बराबर हैं। तो देखिए कैश इक्विवेलेंट्स मीन शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, मीन्स आपने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए भी, जो विद इन 2 या 3 मंथ्स आपकी विद इन द कैश कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली उसको कैश में कन्वर्ट होने में ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं है कि आप उसको कैश इक्विवेलेंट्स ना मान सकें, ठीक है भाई, वो लोग कैश की बराबर ही है ना, 2 महीने बाद वो मैच्योर हो जाएगी और हमें मिल जाएगी। तो देखिए इसके अंदर वही चीज़ इंक्लूड की जाती है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश। आपको पता है मेरी 2 महीने बाद ये इन्वेस्टमेंट है, ये मैच्योर होके मुझे मिलने वाली है, ठीक है, मैंने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा था, मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे 3 महीने के लिए, और ये मुझे 2 लाख के 2 लाख मिल जाएंगे, इनमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है, आपको पता ही इतनी अमाउंट मुझे मिल जानी है, ठीक है।
एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू, और उनके अंदर ऐसी कोई चेंज होने की, मतलब उनकी अमाउंट में चेंज आने की कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है कि बस बहुत से ज़्यादा चेंज आ जाएगा या तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं या तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब उनकी वैल्यू में जो चेंज आएगा वो कोई इनसिग्निफिकेंट रहेगा, कोई मामूली सा ही हल्का फुल्का चेंज रहेगा, वो इनसिग्निफिकेंट रिस्क रहेगा। बेसिकली कोई सिग्निफिकेंट रिस्क हमारा नहीं रहेगा। भाई आपको पता ही है आपको इतने पैसे मिलने हैं, उनकी वैल्यू को चेंज होने में ऐसा कोई रिस्क नहीं आने वाला। मतलब ये है ही नहीं कि उनकी वैल्यू चेंज होने वाली है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बेसिकली कैश इक्विवेलेंट्स मींस दो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर कन्वर्टेबल इनटू द, जो आपको पता है ये भी नॉन अमाउंट्स में कन्वर्ट होने वाली है, विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। मतलब इनका ऑलमोस्ट मानना यही है कि इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला है, फिर कोई खास चेंज नहीं आने वाला है। डन। देन आता है एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब आप कब मानेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट्स है, आपकी नॉन करंट एसेट या फिर करंट एसेट वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए आपके पास ऑब्वियसली बात है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी आफ्टर 12 मंथ्स होती है हम कहाँ इंक्लूड करते हैं बच्चों, उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। जो इन्वेस्टमेंट्स आपकी विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल होने वाली है हम उसको इंक्लूड कर देते हैं अपनी करंट एसेट्स के अंदर। बट देखिए यहाँ पे प्रॉपर बताएगा भी कौन सी इन्वेस्टमेंट को आप कैश इक्विवेलेंट्स मानेंगे। एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट्स ओनली when it has a short maturity of say 3 months or less। मतलब जब भी आपने उसको एक्वायर किया था, मैं कहती हूँ मैंने उसको आज की डेट पे एक्वायर किया था, मैंने उसको 15 मई को एक्वायर किया था, अगर वो विद इन 3 मंथ्स मैच्योर होने वाली है तो हम उसको कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड करेंगे। विद इन द 12 मंथ्स कहाँ चला गया, नॉन करंट एसेट्स में। अगर वो विद इन द 3 मंथ्स है बच्चा तो हम उसको डाल देंगे कैश इक्विवेलेंट्स में। आफ्टर 3 मंथ्स है तो आप उसको डाल देंगे आपकी करंट एसेट्स में। क्लियर है। अब देखिए 15 मई को आपने उसको परचेज किया, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, मीन्स अगर आपकी वो 15 अगस्त से पहले पहले मैच्योर हो रही है तो वो कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगी। अगर 15 अगस्त के बाद हो रही है और उसके बाद कितने महीनों में हो रही है उस पर डिपेंड करेगा कि वो करंट एसेट्स में जाएगी। विद इन द 12 हो रही है आगे लगा लो तो वो चली जाएगी करंट एसेट्स में, अगर आफ्टर 12 हो रही है तो वो चली जाएगी नॉन करंट एसेट्स में। क्लियर है बच्चा। तो आपको कैश, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स मीन्स वो वाली हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो विद इन 3 मंथ्स हमारी मैच्योर होने वाली है और उनकी वैल्यू में भी चेंज होने के कोई वो रीज़न नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। हल्का फुल्का कुछ चेंज हुआ तो एक अलग बात है, मतलब कोई रिस्क नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू गिर जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ विच कैन बी रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश आर ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट्स एंड इज लिक्विडेबल इमीडिएटली विदाउट कंसिडरेबल चेंजेस वैल्यूज। मतलब अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है तो वो कहाँ जाएगी बच्चा, आपकी कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर जाएगी। बिकॉज जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है हमारी वो बेसिकली वही होती है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है और उनकी वैल्यू में कोई खास चेंज नहीं आने वाला होता है, तो वो हम कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखा हुआ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ तो आप उसको कहाँ इंक्लूड कर देंगे बच्चा, कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। डन, आया समझ। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश हुआ हमारा जो हमारे हाथ में पैसा है और ऐसा पैसा जो बैंक में डिपॉजिट है और अगर हमने बैंक से डिमांड करी तो हमें तुरंत मिल जाएगा, तो कैश इन हैंड प्लस हमारा डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। और कैश इक्विवेलेंट्स में हमारी वो इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी जो विद इन द 3 मंथ्स हमारी मैच्योर होने वाली हैं और हमारे हाथ में वो पैसा आ जाएगा, उनकी वैल्यू में चेंज होने की ऐसी कोई संभावना नहीं है। डन। तो ये था बच्चा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कंसेप्ट बेसिकली। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज़ कैश है और कौन सी चीज़ आपकी कैश इक्विवेलेंट्स है। डन। बाई चांस बच्चा अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर्स में, अब मैंने किसी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट किया है, मतलब मैंने उसके शेयर्स परचेज़ किए हैं, तो नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ लेते हैं, अपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स लेंगे। बट अगर आपने ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए, मतलब उनका जो रिडम्पशन टाइम था वो अभी आने ही वाला था, विद इन द 3 मंथ्स था, तो वो वाली इन्वेस्टमेंट कहाँ चली जाएगी बच्चा, आपकी कैश इक्विवेलेंट्स में, क्योंकि आपको पता है विद इन द 3 मंथ्स इसका रिडम्पशन टाइम है, इसलिए
लिए आपने उनको परचेज करा था, आपने उसको एज ए कैश इक्विवेलेंट्स परचेज करा और अब उनकी वैल्यू में चेंज होने की ऐसी कोई संभावना नहीं है क्योंकि उनकी रिडम्पशन डेट बिल्कुल क्लोज आ चुकी है। ठीक है, तो जब आपने उसको परचेज करा आपके लिए तो वो कैश इक्विवेलेंट था, जिसने 2-3 साल पहले परचेज किया होगा उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट थी नॉन करंट वाली। बट तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कब परचेज किए हैं, इन्वेस्टमेंट्स में आपने कब पैसा डाला है। डन, अगर आपने पहले डाला है, लंबे टाइम के लिए डाला है, तो वो आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी। अगर आपने अभी, जो आपको पता है विद इन द 3 मंथ्स होने वाली है मैच्योर, और उनके अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितने की आपने इन्वेस्टमेंट ली थी उस पर थोड़ा बहुत जो भी रिटर्न एड ऑन होने वाला वही होने वाला है, उसमें कोई वैल्यू गिरने की चांसेस नहीं है, तो हम उसको इंक्लूड कर देंगे अपने कैश इक्विवेलेंट्स में। डन। तो ये था बच्चा हमारा आज का लेक्चर। बेसिकली इसके बेस पे हमारे 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने कल वाले लेक्चर में। ठीक है, तो बेसिकली बच्चा आज हमने पढ़ा मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होता है, बेसिकली कुछ नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो बता देती है डिफरेंट एक्टिविटीज से। वो 3 एक्टिविटीज़ कौन सी है उनको हम कल वाले लेक्चर में अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उन एक्टिविटीज़ से हमें क्या कैश मिल रहा है, क्या कैश जा रहा है, उसके बेस पे हम देख सकते हैं हमारी कैश पोजीशन कैसी है और उसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। डन। तो मिलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर और देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।